नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 की वह ठंडी काली रात, जब कुछ ही मिनटों में भोपाल की हवा मौत में बदल गई। शहर चीखता रहा, लोग भागते रहे, लेकिन गैस हर जगह मौजूद थी और उस रात के जख्म आज भी पूरी तरह नहीं भरे। एक कंपनी की लापरवाही, सरकार की उदासीनता और हजारों लोगों की मौत। आज हम इस पूरे मामले को फैक्ट्स, डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर समझेंगे। भोपाल में 1969 में एक फैक्ट्री बनती है। नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, यानी यूसीआईएल। यहां कीटनाशक सेवन बनता था। इसके लिए एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी एमआईसी, जो बेहद जहरीला और रिएक्टिव होता है। कंपनी ने शुरुआत में सुरक्षा के दावे किए, लेकिन असलियत ये थी कि सुरक्षा सिस्टम धीरे धीरे बंद होते गए और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। 2 दिसंबर की रात लगभग 11:30 बजे एमआईसी स्टोरेज टैंक नंबर E610 में अचानक तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके 3 कारण थे। टैंक में पानी घुस गया, सुरक्षा बाल पुराने और खराब थे, कूलिंग सिस्टम बंद पड़ा था। एमआईसी पानी से मिलकर तेजी से गर्म होता है और गैस प्रेशर के साथ फैलती है। रात 12:40 टैंक का प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाया और सेफ्टी वाल्व उड़ जाते हैं। अगले कुछ मिनटों में करीब 40 टन जहरीली गैस हवा में फैल जाती है और फिर पूरे भोपाल शहर पर एक मौत का बादल छा जाता है। उस रात हजारों लोग गहरी नींद में थे। जैसे ही गैस घरों में घुसी, आंखों में भयानक जलन, सांस रुकना, उल्टी, खांसी, फेफड़ों में सूजन, बेहोशी। लोग अपने बच्चों को उठाकर भाग रहे थे, पर जिस दिशा में वे भागते, गैस वहीं मौजूद होती। कुछ ही घंटों में 3000 लोग मौके पर मर जाते हैं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मौतों का आंकड़ा बढ़ता गया। आधिकारिक आंकड़ा कहता है 15,000 मौतें, लेकिन कई स्वतंत्र संस्थाओं के अनुसार असली संख्या 25,000 से ज्यादा हो सकती है। जैसे जैसे समय निकलता है, कुल प्रभावित लोग 5 लाख से अधिक हो जाते हैं। गैस से सीधे प्रभावित हुए लोगों में 2 लाख बच्चे थे, जिनकी उम्र 15 साल से कम थी, और 3000 गर्भवती महिलाएं थीं। एमआईसी गैस फेफड़ों और आंखों पर सबसे ज्यादा हमला करती है। यह शरीर के अंदर पानी से मिलकर एक एसिड जैसा प्रभाव पैदा करती है। फेफड़े जल जाते हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है, दिमाग और नसों को नुकसान होता है, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। आज भी कई बच्चे जन्मजात बीमारियां और विकलांगता के साथ पैदा होते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, आखिर जिम्मेदारी किसकी थी? क्या यह हादसा था या अपराध? तथ्य साफ है, यूनियन कार्बाइड ने सुरक्षा सिस्टम धीरे धीरे बंद कर दिए थे। अलार्म सायरन को लो मोड पर रखा गया। 50% कर्मचारियों को पहले ही हटा दिया गया था। एमआईसी का स्टोरेज अंतर्राष्ट्रीय मानकों से कई गुना ज्यादा था। यह एक अवॉइडेबल डिजास्टर था, यानी अगर कंपनी चाहती तो यह दुर्घटना रोक सकती थी। भोपाल के जाने माने पत्रकार राजकुमार केसवानी ने इस त्रासदी से कई साल पहले यूनियन कार्बाइड की जानलेवा लापरवाही पर दुनिया का ध्यान खींचने की कोशिश की थी। 1982, 1983 और 1984 के दौरान उन्होंने लगातार कई रिपोर्टें लिखी, जिनमें खुलकर बताया कि फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा सिस्टम खराब है, केमिकल लीक की छोटी घटनाएं हो चुकी हैं, मजदूर बीमार हो रहे हैं, और अगर एमआईसी गैस बाहर निकली तो भोपाल एक दिन मौत का शहर बन सकता है। उनके लेख, जिसमें उन्होंने चेताया था कि यूनियन कार्बाइड के कारण भोपाल ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठा है। चेतावनी के बावजूद कंपनी ने भी अनदेखा कर दिया और प्रशासन ने भी। हादसे की रात राजकुमार केसवानी ने खुद सड़कों पर उतरकर प्रभावित लोगों की मदद की, अस्पतालों में हालात दर्ज किए और दुनिया के सामने यूनियन कार्बाइड की असलियत को उजागर किया। अगर उस समय उनकी चेतावनियों को गंभीरता से ले लिया होता तो शायद हजारों लोगों की जान बच सकती थी। यूनियन कार्बाइड का सीईओ था वॉरेन एंडरसन। यूनियन कार्बाइड कारखाने की जहरीली गैस से ही मौतों के मामले और बढ़ती गई लापरवाहियों के लिए यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के मालिक वॉरेन एंडरसन को मुख्य आरोपी बनाया जाता है। वॉरेन एंडरसन को भारतीय दंड विधान यानी आईपीसी की ऐसी गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार तो किया जाता है जिन पर अदालत की इजाजत के बिना जमानत नहीं मिल सकती थी, लेकिन महज 4 से 5 घंटे के भीतर
इन्हें न सिर्फ जमानत मिल गई बल्कि इनके लिए भोपाल से तो क्या देश से भागने का इंतजाम कर दिया जाता है। इसके बाद इनके खिलाफ अदालतों में सुनवाइयां होती रहीं। अमेरिका से इनके प्रत्यर्पण की कथित कोशिशें भी की जाती रहीं, लेकिन ये कभी भारत नहीं लौटे। एंडरसन 1986 में यूनियन कार्बाइड के सर्वोच्च पद से रिटायर्ड हुए और 92 साल की उम्र में 29 सितंबर 2014 को अमेरिका के फ्लोरिडा में इनकी मौत हो जाती है। पीड़ित एंडरसन को लगातार सजा दिलाने की मांग करते रहे, लेकिन भारत सरकार उसे अमेरिका से नहीं ला सकी। हजारों लोग अपना हक न मिलने के कारण दुखी थे। इन्हें अफसोस इस बात का था कि 3 दशकों में कोई भी सरकार एंडरसन को भारत नहीं ला सकी। 1989 में भारत सरकार और यूनियन कार्बाइड के बीच एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है। इसमें यूनियन कार्बाइड ने कुल $470 मिलियन यानी करीब 750 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में देने की सहमति जताई। ध्यान देने वाली बात यह है कि हादसे में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 15,000 से 25,000 तक मौतें हुई। लाखों लोग आज भी बीमारियों से जूझ रहे हैं। इतने बड़े पैमाने की त्रासदी के हिसाब से 750 करोड़ रुपए बहुत कम राशि थी। सोचिए, लाखों प्रभावित लोगों के लिए सिर्फ इतना। आज भी कई परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला। कई बीमारियां आज भी इलाज में हैं। फैक्ट्री का केमिकल कचरा इसी साल पीतमपुर में नष्ट किया गया है। पानी तक दूषित है, यानी 40 साल बाद भी भोपाल गैस ट्रेजेडी खत्म नहीं हुई है। भोपाल गैस त्रासदी के बाद दुनिया भर में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नियम बदले गए, लेकिन भारत में अभी भी कई फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानक कमजोर हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि एक चूक लाखों जिंदगियां खत्म कर सकती है। भोपाल गैस त्रासदी सिर्फ इतिहास में दर्ज एक घटना नहीं है, ये उस सवाल का आईना है जो हम हर दिन, हर शहर, हर फैक्ट्री और यहां तक कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हमारी सुरक्षा सच में सिस्टम की प्राथमिकता है? भोपाल में रहने वाले लोग भी उसी रात सोने गए थे, जैसे आप और हम हर दिन सोते हैं। किसी को नहीं लगा था कि सरकार की लापरवाही और कंपनी का लालच एक ही रात में हजारों जिंदगियां छीन सकता है। और सबसे जरूरी बात, आज भी देश के कई शहरों में, हमारे घरों, स्कूलों, बाजारों के पास ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां सुरक्षा मानकों की हालत भोपाल से अलग नहीं। तो ये कहानी सिर्फ भोपाल की नहीं है, ये याद दिलाती है कि जब तक हम मिलकर सवाल नहीं पूछेंगे, पारदर्शिता नहीं मांगेंगे और सिस्टम को जवाबदेह नहीं बनाएंगे, तो किसी भी शहर का भोपाल बनना सिर्फ समय की बात है। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे जरूर शेयर करें और जल्दी हम आपको लाएंगे भोपाल गैस कांड के ऊपर पार्ट 2 वीडियो।